आज जो टॉपिक हमको डिस्कस करना है वह है स्त्री केसर, गुरुबीजाणुधानी तथा भ्रूणपोष। तीन टॉपिक को एक साथ डिस्कस करना है। एक को हम लोग कहते हैं स्त्री केसर, ठीक। इसी का दूसरा नाम हो जाता है, अगर हम बात करें तो इसी में हम लोग पढ़ेंगे गुरुबीजाणुधानी, गुरु बीजाणुधानी, ठीक। और इसी के साथ हम लोग एक टॉपिक और डिस्कस करेंगे जिसे कहते हैं भ्रूण कोष। इतनी टॉपिक को आज डिस्कस करना। इसके पहले हमने आपके साथ कुछ चीजों को चर्चा में लाया था, जैसे हमने आपको बताया था पुष्प क्या होते हैं, पुष्प के भाग क्या होते हैं, पहला वीडियो था। दूसरा वीडियो में हमने निषेचन पूर्व घटना को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। निषेचन पूर्व घटना में हमने आपको नर जनन भाग के बारे में बताया, यानी परागकण के निर्माण के बारे में बताया। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है जो वहां पे छूट गया था। आपको ये बताना है कि पराग बैंक क्या होते हैं। तो आप कहेंगे पराग बैंक जो होते हैं, यहाँ पे परागकण का संग्रह होता है। किसका संग्रह होता है? परागकण का क्या किया जाता है? संग्रह किया जाता है। और आपको एक बात बता दें, परागकण का जो संग्रह होता है -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर किया जाता है। किसमें किया जाता है? नाइट्रोजन गैस में किया जाता है। किसमें? नाइट्रोजन गैस में, या हिंदी में लिख लीजिए इसे, तो इसे कहेंगे नाइट्रोजन गैस में। इसे नाइट्रोजन गैस में इसको किया जाता है, संग्रहित किया जाता है। आप जो इस बार देखे होंगे, अक्सर बहुत जगह इससे पहले भी होता था, लेकिन अब भारत में थोड़ा तेजी से प्रसारित हुआ। आप अगर मेला वगैरह में गए होंगे, देखे होंगे, तो इसमें दशहरा का मेला रहा हो चाहे दीपावली का, तो उसमें आपने देखा होगा कि नाइट्रोजन गैस का गोला वो दे रहे थे। उसे जब आप मुख में रख रहे थे तो बहुत ठंडा हो रहा था, जिसकी वजह से धुआं निकल रहा था, भाप निकल रही थी, ठीक है। तो वही नाइट्रोजन है। या कभी आप देखे होंगे सीमन लेकर के आए होंगे डॉक्टर, पशु चिकित्सक जो होते हैं, वेटनरी वाले, तो वो पशुओं को स्पर्म लगाने के लिए लाते हैं सीमन, ठीक है, सीमन कहा जाता है उसे। तो सीमन को लेके आते हैं, वो किस में रखा रहता है? द्रव नाइट्रोजन में रखा रहता है। किस में रखा रहता है? द्रव नाइट्रोजन में रखा रहता है। और चूंकि जैसे वो खुलेगा, बाहर का तापमान आपका प्लस में है, अंदर माइनस में है, तो भाप निकलेगी। जो धुंध निकलता है उसी धुंध से हम लोग पहचान सकते हैं। तो पराग बैंक होता है जहां पे पराग कणों का संग्रह किया जाता है। हमने आपसे बताया था परागकण के ऊपर स्पोरोपॉलिनिन पाया जाता है, पहली जो आवरण होती है। इसी कारण बहुत दिनों तक रखा जा सकता है। तो इसे रखने के लिए, संग्रहित करने के लिए 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आपका है, किसमें रखा जाता है? द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है, और पराग बैंक होते हैं, और इसमें पराग कणों को संग्रहित किया जाता है। आज की जो टॉपिक है वह है स्त्री केसर। पहले तो ये समझेंगे कि स्त्री केसर क्या होता है, फिर हम लोग समझेंगे गुरुबीजाणुधानी क्या होती है, और फिर उसके बाद भ्रूण कोष का डेवलपमेंट कैसे होता है। जो गुरुबीजाणुधानी होती है इसी को हम लोग बीजांड कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजांड कहते हैं। आपके सामने बीजांड की संरचना बनी हुई है, ठीक। चलिए, जो स्त्री केसर है, स्त्री केसर 3 लोगों से मिलकर के बनता है। पहला इनका जो होता है उसे हम लोग कहते हैं वर्तिकाग्र। क्या कहा जाता है? वर्तिकाग्र कहते हैं। और वर्तिकाग्र को इंग्लिश में स्टिग्मा कहा जाता है। दूसरे नंबर पे स्टाइल आता है, इसी को वर्तिका कहते हैं, ठीक है, वर्तिका कहा जाता है। और तीसरे नंबर पे आपका क्या आ जाता है? ये अंडाशय कहा जाता है। और ये तीनों लोगों के, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय के मिलने से किसका निर्माण हो जाता है? जो निर्माण हो जाता है, एक स्त्री केसर का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है? स्त्री केसर का निर्माण हो जाता है। चूंकि नाम में स्त्री है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये किसका काम करता है? स्त्री जनन अंग का काम करता है। किसका काम करता है? तो ये स्त्री जनन अंग का काम करता है। लिखते चलिएगा, जनन अंग है, ठीक। इसके 3 मुख्य भाग होते हैं। कितने मुख्य भाग होते हैं? 3 मुख्य भाग होते हैं। कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं? तो आप कहेंगे एक होता है वर्तिकाग्र होता है। क्या होता है? वर्तिकाग्र होता है। और दूसरा जो होता है वर्तिका होता है। वर्तिका के बाद क्या होता है? अंडाशय होता है, ठीक। अब इनके साथ कुछ सिचुएशन है, इन दोनों को इरेज करिए, अभी एक को पढ़ लेते पूरा। इनकी कुछ सिचुएशन, पहले इसको समझिए। इस तरीके से की सिचुएशन ये होती है, अगर किसी भी प्लांट में एक ही स्त्री केसर है, यानी जायांग कितना है? 1 है, एक स्त्री केसर रखता है तो उसे 1 अंडा। अगर एक स्त्री केसर है, स्त्री केसर संख्या कितनी है? 1 है, तो एक स्त्री केसर है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एकांडपी कहते हैं। क्या कहा जाता है? एकांडपी कहा जाता है। अगर इसकी संख्या 1 से ज्यादा है,
एक से क्या है, ज्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में स्त्री केसर को हम लोग क्या कहते हैं, बहुअंडपी कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुअंडपी कहा जाता है। ठीक हो गया। अब आप खुद सोचिए कि दो, जैसे हमने कहा कि एक स्त्री केसर है, कोई पुष्प है, उसके अंदर ए स्त्री केसर पाया जा रहा है। इस स्त्री केसर में क्या पाया जाता है, स्टिग्मा पाया जाता है, जहां पे आकर के अभी एक एक के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, स्टिग्मा जिसपे आकर के परागकण गिरता है, स्टाइल उसे ओवरी तक पहुंचाता है, ओवरी जो है यही बाद में फल बनाएगा, और ओव्यूल, ये देखिए ओवरी अंडा से होता है। ठीक है, ओवरी जो है क्या बनाएगा, फल बनाएगा, और ओव्यूल जो होता है इससे बीज का निर्माण होगा। ठीक, हमने ये बात मान लीजिए अभी लिखेंगे आपको। तो हमने कहा कि अगर किसी भी प्लांट में स्त्री केसर की संख्या एक है तो उसे हम लोग एकांडपी कहते हैं। पूछा जाता है कि एकांडपी व्यवहार कैसा होता है, तो आप कहेंगे स्त्री केसर की संख्या एक होती है। बहुअंडपी व्यवहार कैसा होता है, तो यहाँ पर आप कहेंगे बहुअंडपी व्यवहार का मतलब होता है कि यहाँ स्त्री केसर की संख्या एक या एक से ज्यादा होगी, दो या दो से ज्यादा होगी। अब बताइए, अगर ये दो या दो से ज्यादा है तो दो सिचुएशन नहीं बन सकती। पहली सिचुएशन ये होगी कि वो आपस में जुड़े हों, दो या दो से ज्यादा होंगे तो आपस में जुड़े रहेंगे ना, और या तो स्वतंत्र रूप से रहें। तो अगर वह जुड़े हुए हैं, कैसे हैं, जुड़े हुए हैं, तो अगर ये जुड़ा हुआ है, सॉरी, अगर कैसे हैं, जुड़े हुए हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अगर जुड़े हुए हैं तो युक्तांडपी। युक्त मतलब क्या होता है, जुड़ना, तो कहा जाता है युक्तांडपी। ठीक, युक्त मतलब क्या होता है, जुड़ना। अगर वो नहीं जुड़े हैं, यानी स्वतंत्र अवस्था में, कैसे हैं, स्वतंत्र अवस्था में हैं, तो ऐसी स्थिति में उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, ऐसी स्थिति में जब वो स्वतंत्र अवस्था में होते हैं तो उसे वियुक्तांडपी कहते हैं। बी मतलब विमुख है, वियुक्तांडपी हो गया। अब फिर से मेरी बात को सुनिएगा। हमने कहा कि किसी पौधे में जो स्त्री जनन अंग होता है उसमें तीन भाग पाए जाते हैं। पहले भाग को वर्तिकाग्र कहते हैं, वर्तिका कहते हैं, और अंडाशय कहते हैं। इन तीनों भागों से मिलकर के किसका निर्माण हो जाता है, स्त्री जनन भाग का निर्माण हो जाता है। यह स्त्री जनन भाग जायांग कहलाता है, और यह जायांग पुरुष में किसका, पौधे में किसका निर्माण करता है, स्त्री जनन अंग का निर्माण करता है, जिसे हम लोग स्त्री केसर के नाम से जानते हैं। अब इस जायांग में तीन कंडीशन है स्त्री जनन अंग में या स्त्री केसर में। पहली कंडीशन ये है कि ये हो सकता है किसी पौधे में एक पाया जाए तो उसे हम एक अंडपी कहेंगे। अगर किसी पौधे में एक या एक से दो या दो से ज्यादा पाए जाते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, बहुअंडपी कहेंगे। जो बहुअंडपी है उसके साथ व्यवहार ऐसा हो सकता है कि हो सकता है वो संयुक्त रहे, जुड़ करके रहे। अगर जुड़ करके रहेगा तब तो युक्तांडपी कहता है। लेकिन अगर वो स्वतंत्र जीवन जीना चाहता है, किसी के साथ संयुक्त नहीं है, अकेला रहता है, तो वियुक्तांडपी कहते हैं। यानी बी मतलब विमुख है, युक्तांडपी मतलब युक्त में नहीं है, यानी संयुक्त नहीं है, अकेला अकेला रहता है, तो उसे स्वतंत्र अवस्था में कहते हैं। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, जहां तक मुझे लगता है। अब एक एक हिस्से की बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग किसकी बात कर लेते हैं, वर्तिकाग्र की। पहली बात किसकी करेंगे, वर्तिकाग्र। और जब वर्तिकाग्र की आप बात करेंगे तो वर्तिकाग्र में क्या होगा, आप जानते हैं वर्तिकाग्र जो है ये सबसे ऊपरी हिस्सा होता है। ये क्या होता है, सबसे ऊपरी हिस्सा होता है। इसका काम क्या होता है, ऊपरी हिस्सा होता है। अगला, यह किससे जुड़ा होता है, वर्तिका से जुड़ा रहता है। वर्तिका से, यहीं पे देख के लिखिए, ऊपर से जुड़ा रहता है। यह परागकण को स्थान देता है, परागकण को स्थान देता है, जिससे या जिस पर परागकण पराग नलिका के रूप में विकसित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। एक इसका काम हो गया वर्तिकाग्र का। आप किसकी बात करेंगे, वर्तिका की। तो वर्तिका की अगर बात करिए तो वर्तिका का काम क्या होता है, वर्तिका का काम इस तरफ लिखते हैं। वर्तिका का काम जो होता है आपको पता है, यह दोनों को जोड़ता है। तो आप कहेंगे वर्तिकाग्र
वर्तिकाग्र और अंडाशय को जोड़े रखने का कार्य करता है, ठीक। वर्तिकाग्र और अंडाशय को जोड़े रखने का कार्य करता है, ठीक। ये पराग नलिका के विकास में मदद करता है। यह भी क्या करता है, पराग नलिका के विकास में मदद करता है, ठीक। तीसरा जो है आपका क्या है, तीसरे को हम यहां पे लिख रहे हैं जिसका नाम होता है अंडाशय। अंडाशय निषेचन के बाद अंडाशय जो होता है, अंडाशय निषेचन के पश्चात किसका निर्माण कर लेगा, अंडाशय निषेचन के पश्चात फल का निर्माण कर लेता है, फल का निर्माण कर लेता है। यह फूला हुआ भाग होता है, सबसे निचला भाग होता है, ठीक है। यह फूला हुआ भाग होता है, सबसे निचला भाग होता है। ये इतनी बातें हमने इस डायग्राम के बारे में अध्ययन कर लिया। हमारा पहला डायग्राम पूरा होता है जिसमें हमने इतनी बातें पूरी कर ली। अब दो हिस्सा बचा हुआ है, एक हिस्सा बचा हुआ है थैलमस, ठीक। दूसरा हिस्सा बचा हुआ है ओव्यूल। इन दोनों की बात नहीं की गई। अंडाशय किसका है, ओवरी का है, तो अंडाशय ओवरी का है। तो ओव्यूल को हम लोग क्या कहते हैं, ओव्यूल को कहा जाता है, जल्दी बताइए, अंड या अंडाणु। ओव्यूल को क्या कहते हैं, अंडाणु कहते हैं। ये चौथा हिस्सा हो जाएगा, लेकिन चूंकि क्रम में नहीं आता तो इसलिए क्रम में नहीं लिखेंगे। अंडाणु किसका निर्माण करता है, निषेचन के पश्चात इससे या यह बीज का निर्माण कर लेता है। यानी फल किससे बन रहा है, अंडाशय से, और बीज किससे बन रहा है, अंडाणु से। थैलमस आप अभी पढ़ेंगे आगे, मैं आपको बताऊंगा कि एक फल होता है जिसका नाम होता है सत्य फल, और एक फल होता है जिसका नाम होता है असत्य फल। जो सत्य फल होता है, सत्य फल किससे बनते हैं, निषेचन के पश्चात अंडाशय फूल करके या पक करके फल का निर्माण करता है। लेकिन जो असत्य फल होते हैं वो निषेचन के बिना हुए अगर होगा तो उसे अनिषेक फलन कहते हैं, ठीक है। निषेचन के अलावा या अंडाशय के अलावा शरीर के किसी अन्य हिस्से से अगर बनता है तो उसे असत्य फल कहते हैं। सेब आपने जाना होगा कि सेब जो होता है ये असत्य फल होता है, क्योंकि ये थैलमस के फूलने से बनता है। थैलमस क्या होता है, पुष्प के नीचे का वह आधार होता है जिसके ऊपर पुष्प के सभी पुष्पक्रम लगे होते हैं, तो उसी को थैलमस कहते हैं। कई बार थैलमस फूल करके फल के रूप में निर्मित हो जाता है, और इसको नोट करते रहिए, फल के रूप में निर्मित हो जाता है। और इसके फल के रूप में निर्मित होने के कारण, जब फल के रूप में निर्मित होता है तो इसके फल के रूप में निर्मित होने के कारण इसे हम लोग क्या कह देते हैं, जल्दी बता दीजिए, असत्य फल कहा जाता है। और सेब इसका सबसे अच्छा उदाहरण होता है, ये असत्य फल के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अब अंडाशय की अगर हम बात करें, देखिए अंडाशय ये है, और अंडाशय के अंदर, अंडाशय क्या है, ये वाला पूरा हिस्सा अंडाशय का है, ठीक है। अंडाशय के अंदर अगर हम चलें तो देखिए एक अंडाणु पाया जा रहा है, और अंडाशय के अंदर क्या होता है, गर्भाशयी गुहा पाई जाती है, और गर्भाशयी गुहा अपरा का निर्माण करती है, इसे अपरा कहते हैं। अपरा क्या होता है, इसको हम इरेज करें थोड़ा सा, तो आपको बताना है अपरा क्या होता है। अपरा जो होता है, अपरा को हिंदी में नाड़ा कहा जाता है। अपरा को क्या कहते हैं, हिंदी में नाड़ा कहा जाता है, या अवधी भोजपुरी में इसे नाड़ा कहा जाता है। जबकि अगर हम इसे इंग्लिश में बात करें तो अपरा को प्लेसेंटा कहा जाता है। तो प्लेसेंटा क्या होता है, प्लेसेंटा का मतलब होता है कि अंडाशय और अंडाणु को जोड़ने वाली वह नली जो एक दूसरे को युक्त करती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं, या प्लेसेंटेशन कहता है। यानी अंडाशय में अंडाणुओं के व्यवस्थित होने के क्रम को प्लेसेंटेशन कहा जाता है, या उसी को अपरा कहा जाता है। जैसे माँ के गर्भाशय में बच्चा रहता है तो माँ के गर्भाशय की दीवार से चिपका रहता है, अम्बिलिकल कार्ड कहते हैं या अपरा कहते हैं, हिंदी में नाड़ा कहा जाता है। तो वो हिंदी नहीं, भोजपुरी अवधि में नाड़ा कहा जाता है। तो वह माँ के पेट में गर्भाशय में वो बच्चा, जो गर्भाशय है, गर्भाशय में बच्चा माँ के गर्भाशय ग्रीवा से या गर्भाशय की दीवार से
बच्चे की नाभि जुड़ी रहती, उसी को क्या कहते हैं, नाड़ा, अपरा या प्लेसेंटा। सेम उसी प्रकार से किसी भी फल के निर्माण के लिए अगर ये इससे जुड़ेगा नहीं तो मर नहीं जाएगा। आप खुद सोचिए, तो जहां से जुड़ा रहता है, बीज का हिस्सा कहीं ना कहीं से जुड़ा रहता है, उसी जुड़े हुए हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं, अपरा कहते हैं या प्लेसेंटा कहा जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, प्लेसेंटा कहा जाता है, ठीक है। अब बीजांड की बात करते हैं। अब बीजांड में देखिए, जो बीजांड है ये बड़ा बीजांड है। इसमें अगर बीजांड के अंदर, बीजांड में बीज कितने हो सकते हैं, बीज दो तरह के हो सकते हैं, या तो एक बीज हो सकता है। कितने बीज हो सकते हैं, एक बीज हो सकता है। अगर एक बीज होता तो उसका नाम कुछ और है। दो बीज हो सकते हैं या दो से ज्यादा हो सकते हैं, दो से ज्यादा हो सकते हैं, तो इससे बीज की संख्या कुछ और होगी। अगर एक बीज पाया जाता है, क्या पाया जाता है, एक बीज पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, जैसे गेहूं में पाया जाता है, कितने बीज पाया जाता है, एक पाया जाता है। धान में पाया जाता है, कितने पाए जाते हैं, एक पाया जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से आम में पाया जाता है, एक बीज पाए जाते हैं। अगर इसमें एक एक बीज पाए जाते हैं, बीजांडों की संख्या एक होती है। बीजांडों की संख्या कितनी है, यानी ये जो बीजांड है या जो ओव्यूल है, ओव्यूल की संख्या कितनी, एक है, तो एक बीज का निर्माण होगा। अगर इसी की संख्या कितनी है, दो है, तीन है, चार है या ज्यादा है, तो उसमें ज्यादा बीज का निर्माण होगा। यानी बीज को लेकर के अगर हम बात करें, अंडाशय में बीजांडों की संख्या एक हो सकती है या एक से ज्यादा हो सकती है। अगर एक है तो किसमें है, गेहूं में है, धान में है और किसमें, आम में। लेकिन अगर एक से ज्यादा है तो किसमें होता है, आप जानते हैं, पपीता में होता है ना, तरबूज में होता है, बीज की संख्या ज्यादा होती, अमरूद में होता है, ठीक, अमरूद में होता है। और किसमें होता है, तो आप कहेंगे खरबूज में होता है, ठीक है। इन सब में बीज, खीरा, ककड़ी, कद्दू, सब में बीज की संख्या एक से ज्यादा होती। तो दो तरह का बीजांड हो सकता है, या तो बीजों की संख्या एक यानी बीजांड एक पाया जाए, या बीजांड की संख्या, बीजांड में बीज की संख्या कितनी हो, एक से ज्यादा हो। तो वो जैसे पपीता है, तरबूज है, खरबूज है। तो आपको एक आध बार उदाहरण पूछा गया, कोई बहुत मतलब है नहीं, इसे बहुत ज्यादा रखने की आवश्यकता नहीं। हमारी पहली टॉपिक कंप्लीट हो जाती है, जिसका नाम था आपका स्त्री केसर। हमारी पहली टॉपिक, 3 टॉपिक हमको आज पढ़ने थे, जिसमें से स्त्री केसर कंप्लीट हो गया। अगर आपको पसंद आया या आपको समझ में आया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या आपकी कोई समस्या है, कोई तकलीफ है, जो चीजें नहीं समझ में आ रही, उसे भी आप कमेंट करके बता दीजिए। आपके कमेंट को पढ़ा जाता है और उसके सोल्यूशन को आपको बताया जाएगा अवश्य, ये हमारा भरोसा है। आगे के 2 दिन में आपको एनसीईआरटी की जो क्लास छूट गई है, जैसे एनसीईआरटी को हम लोग बुक को भी तो पढ़ेंगे। हमने आपसे कहा था कि हम वीडियो करेंगे, बुक पढ़ेंगे, प्रैक्टिस पेपर करेंगे, यानी इन किन प्रकार, किसी भी प्रकार से कोई भी प्रश्न हमारा छूटना नहीं चाहिए। स्कोर 70 अबाउट 70 होना चाहिए। और जितने हमारे मित्र टीजीटी वाले या एलटी वाले बेसिक को इम्प्रूव करने के लिए पढ़ रहे हैं, वो सभी लोग अपने साथ साथ एनसीईआरटी को जरूर पढ़ें। जैसे आज हमने इसको पढ़ा दिया, तो आप एनसीईआरटी को एक बार जरूर पढ़ें। ये हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा। अब हम लोग नंबर 2 पे चलते हैं, और दूसरी हमारी जो हेडिंग है उसका नाम है गुरु बीजाणु जनन। क्या कहा जाता है, गुरु बीजाणु जनन, मेगा स्पोरोफिल, गुरु बीजाणु जनन। अब उसके पहले मैं आपको एक छोटा सा ग्राफ समझाने का प्रयास करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि आप इस चीज को समझ पाएंगे और अपने मित्रों को भी समझा पाएंगे। देखिए, सपोज करिए कि कोई एक सेल है, और ये सेल कैसी है, ये सेल है सोमैटिक। कैसी सेल है, सोमैटिक। सोमैटिक मतलब कायिक सेल, ठीक। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। कायिक मतलब शरीर की कोई एक कोशिका है, कायिक सेल है। यह कायिक सेल के अंदर चूंकि यूकेरियोट है तो केंद्रक भी पाया जाता होगा, जायज सी बात है। इसमें पहला जब विभाजन होता है तो वह विभाजन कैसा होता है, समसूत्री होता। कैसा विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन होगा। और इसकी संख्या कितनी हो जाती है, 2 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 2 हो गई, ठीक। इसके बाद इसी कोशिका में क्या हुआ कि फिर से विभाजन हुआ, और जब दोबारा विभाजन हुआ, समसूत्री द्वितीय हुआ, तो इनकी संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। ध्यान से सुनिएगा, इनकी संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। इसी तरह से परागकण भी बना था, लेकिन उस समय हमने आपको एक डायग्राम नहीं बताया था। ये भी समसूत्री विभाजन हुआ, और कौन सा समसूत्री, ये द्वितीय है और ये समसूत्री प्रथम है, ठीक।
यानी समसूत्री प्रथम में 2 निर्माण हुआ और समसूत्री द्वितीय के द्वारा कितने निर्माण हो गए, 2 का और निर्माण हो गया। अब कहीं कहीं पे समसूत्री द्वितीय के बारे में नहीं बताया जाता है, ठीक। तो अगर समसूत्री द्वितीय के बारे में नहीं बताया जाता, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज्यादा प्रेशर लेने की आवश्यकता नहीं। अगर बताया गया है तब तो ठीक है, अगर आपको ये नहीं बताया गया, छुपा लिया गया है, तो आप परेशान ना हो, आप सीधे सीधे भी जा सकते हैं जहां मैं पहुंचाना चाह रहा हूं। चलिए, कहीं कहीं पे नहीं लिखा रहता, क्योंकि ज्यादातर यही माना जाता है कि समसूत्री द्वितीय नहीं होता है, सिर्फ अर्धसूत्री द्वितीय होते हैं, ज्यादा लोगों का मानना है। तो हम भी वहीं पे रुक जाते हैं और इधर की दिशा में बढ़ जाते हैं, ठीक। अब इसमें से एक कोशिका बड़ी हुई और ये वृद्ध करके क्या बनाई, एक अब ये डेवलप हो रही, हार्मोनल चेंज आ रहे हैं और ये डेवलप होकर के किस में निर्मित होगी, अर्धसूत्री की तरफ निर्मित होगी, यानी इसकी वृद्धि हो गई। और जब वृद्धि हुई तो इसमें हो गया अर्धसूत्री विभाजन। क्या हो गया, वृद्ध होने के बाद इसमें हो गया अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन को हम लोग मियासिस कहते हैं, और आप जानते हैं मियासिस में क्रोमोसोम की संख्या घट जाती है, रिडक्शनल डिवीजन कहा जाता है। जैसे ही इसमें विभाजन हुआ, कोशिकाएं की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई, लेकिन शर्त ये थी कि यहाँ पे 2n था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गई, n हो गए, और कोशिकाओं की संख्या क्या हो गई, आधा हो गई। यानी कोशिकाएं 2 हो गई, परंतु कोशिकाओं के अंदर पाए जाने वाला जीनोम आधा हो गया। ऐसी कोशिकाओं को हम लोग अगुणित कोशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, अगुणित कोशिकाएं कहते हैं। और यही अगुणित कोशिकाएं किसका निर्माण करती हैं, अगुणित कोशिकाओं से ही निर्माण होता है। बताइए, अगुणित कोशिकाओं से ही, चाहे परागकण हो, चाहे स्पर्म हो, चाहे अंडाणु हो, चाहे क्या कहते हैं, चाहे क्या कहते हैं आपका अंडाणु हो, चाहे अंड कोशिकाएं हो, सबका निर्माण होता है। अब होगा, ये मियासिस फर्स्ट थी, मियासिस सेकंड, और जब मियासिस सेकंड होगा तो कितनी कोशिकाओं का निर्माण होगा, 4 कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। कितनी कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा, 4 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। और ये चारों कोशिकाएं क्या बना लेती हैं। अब यहां पे मेरी बात को सुनिए, अगर ये नर भाग होता, चाहे स्पर्म बन रहा होता, चाहे परागकण बन रहा होता, तब तो ये चारों विकसित हो जाती हैं और चारों विकसित होकर के स्पर्म का निर्माण कर लेते हैं या परागकण का निर्माण कर लेते हैं। परंतु शर्त ये है कि अगर ये फीमेल भाग है, कौन सा भाग है, फीमेल भाग है, तो इसमें से 3, ये फीमेल भाग है और इसमें से कितनी बनी थी, 4 बन गई, और इसमें से 3 क्या हो जाती हैं, 3 इसमें से विलुप्त हो जाती हैं। विलुप्त होने का मतलब कि अपना साइटोप्लाज्म एक को देख करके अलग हो जाते हैं। एक्चुअली में विभाजन कुछ इस प्रकार से होता है, ये है कोशिकाएं, तो इसके अंदर अंदर विभाजित, आप अंडा देखते हैं ना, तो अंडे के अंदर विभाजन होता है, अंडा तो बाहर एक ही रह जाता है, लेकिन अंडे के अंदर विभाजन होकर के 20 से 21 दिन में, 22 दिन में उसमें से एक चूजा निकल आता है। तो वह अंडे का विभाजन कहाँ हो रहा है, अंडे के अंदर। उसी प्रकार से इसका विभाजन कहाँ हो रहा है, अंडे के अंदर हो रहा है। तो होता क्या है कि सब अपना साइटोप्लाज्म एक को दे देते हैं, और ये फूड की, हमको लगता है नेसेसिटी को पूरा करने के लिए ही ऐसा होता है, पोषण तत्वों की पूर्ति के लिए। और ये अंत में बचते कितने हैं, 1 बच जाते हैं। कितने बच जाते हैं, 1 बच जाते हैं। और जो 1 बचता है उसी को हम लोग अंडाणु कहते हैं, या उसी को हम लोग अंड कोशिका कहते हैं, ठीक, या बीजांड कह सकते हैं। अब इसी के बारे में हमको पढ़ना है, लेकिन हमको यहाँ किसके बारे में पढ़ना है, पादप के बारे में पढ़ना है। ये तो जनरल डायग्राम है सबके लिए, लेकिन यहाँ पर हमको किसको पढ़ना है, पादप के बारे में पढ़ना है। तो कुछ पादप के बारे में समझते हैं और चीजों को पढ़ते हुए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए देखिए, कुछ आपके सामने दिया गया है। सबसे पहले अगर हम बात करें बीजांड के, तो संरचना से आप परिचित हैं। बीजांड की एक छोटी सी संरचना, वृत्त या डंठल पाए जाते हैं। ये आपको संरचना दिखाई पड़ रही है, इस बीजांड की पूरी संरचना है, जिसके अंदर ये पूरा अंडाशय है, बीजांड है, उसमें आपके अलग अलग भाग हैं, जैसे चलाजा इंड है, न्यूसेलस है, ठीक है, इंटेगुमेंट्स है, इंटेगुमेंट मतलब जो जुड़े हुए भाग होते हैं, और ये एम्ब्रियोसैक है अंदर वाला, और ये माइक्रोपाइल रीजन है, ये हाइलम है, और ये फनकिल है। इसके कुछ भाग हैं, ये वास्कुलर बंडल है। वास्कुलर बंडल उसे कहते हैं जिसमें जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। अगर इसके हम बात करें तो इसमें क्या पाया जाता है, बीजांड वृंत पाए जाते हैं। अब बीजांड वृंत क्या होता है, आप ये बताएंगे। बीजांड वृंत पाया जाता है, यानी ये बीजांड से जुड़ा हुआ एक हिस्सा होता है, पूरा बीजांड है, बीजांड वृंत पाया जाता है। और इसी के साथ क्या पाया जाता है, इसमें नाभिका पाई जाती है। क्या पाए जाते हैं, ये देखिए, हाइलम पाया जाता है, नाभिका कहते हैं, ठीक, फनकिल पाया जाता है,
और माइक्रोपाइल एंड पाया जाता है, और एक दूसरा हिस्सा होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, चलाजा एंड कहते हैं। इन सभी से मिलकर के एक बीजांड का निर्माण होता है। अब यह बीजांड क्या काम करता है, देखिए बीजांड द्वार नामक स्थान पे, यहाँ पे बीजांड द्वार नामक स्थान पे छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं यहाँ पे, और इसी रंध्र से इसे ऑक्सीजन, पानी इत्यादि चीजों को एब्जॉर्ब करता है और बीजांड फूलने लगता है। ठीक, अब बीजांड काय में कोशिकाओं में जो मात्रा होती है, जो केंद्रक है उसमें प्रचुरता होती है। किसकी प्रचुरता होती है, आहार सामग्री की, यानी खाने वाले पदार्थों की प्रचुरता होती है, अधिकता होती है, और इसी अधिकता की वजह से यह विकसित होने लगता है। एक अकेला भ्रूणपोष होता है जिससे गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का निर्माण किया जाता है। किसका निर्माण करते हैं, गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। ये लेबलिंग आपको याद रखना है, बस इतना जानना है कि इसमें ये बीजांड है, बीजांड की पूरी संरचना है, और ये संरचनाएं विकसित होकर के आगे का निर्माण करती हैं। अब जो हमारे मित्र इस समय देख रहे हैं टीचटी पीएचडी वाले, जो बेसिक को अपने क्लियर करना चाहते हैं, एक्चुअली में ये थोड़ा बड़ी टॉपिक है, और इसमें एक एक के बारे में हमको सबको पढ़ना है। ठीक, और एक एक सबको नहीं, जैसे ये क्लास स्पेशली बनी है क्लास 12th के बच्चों के लिए, तो क्लास 12th के बच्चों के लिए इसमें हमें इनके डिटेल को नहीं जानना है, लेकिन जब हम लोग अपने बारे में पढ़ेंगे, जब अपना पढ़ेंगे हम गैमेटोजेनेसिस टीचटी पीएचडी वाला, तो वहां पे हम बताएंगे फंकिल का काम क्या है, हाइलम का काम क्या है, माइक्रोपाइल का क्या है। चूंकि यहाँ पे बच्चों के लिए इतना ज्यादा हार्ड की आवश्यकता है नहीं, उन्हें बस बेसिक बताना है कि ये आपका ग्राफ होता है, ये बीजांड होते हैं, ये बीजांड की संरचना है, इसकी ये लेवलिंग है, आप याद कर लीजिए। आपको 3 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि एक परिपक्व बीजांड की संरचना बनाइए, उस बीजांड के अन्य भागों के नाम लिखिए। तो ये आप अन्य भागों के नाम लिख देंगे, बच्चों के लिए है, तो बच्चे आराम से इसको कर सकते हैं, इसमें ज्यादा कोई समस्या है नहीं। ठीक, अब स्त्री युग्मकोद भी जो होता है, तो यहां पे आप बताएंगे, इसको भी इरेज कर देते हैं। जो टीचटी पीएचडी वाले हैं वो थोड़ा सा साथ दें, आगे हम आपको इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग अपनी क्लास को करेंगे। ठीक, यहाँ पर गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से किसका निर्माण किया जाता है, गुरु बीजाणु जनन होता है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से, गुरु बीजाणु मात्र, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, मातृ कोशिका से किसका निर्माण किया जाता है, गुरु बीजाणु का निर्माण किया जाता है। ठीक, और यही गुरु बीजाणु आगे चल करके किसका निर्माण कर लेंगे, इसी से फिर परागकण होगा, और परागकण से निषेचन होगा, निषेचन होने के बाद ये आगे की दिशा में बढ़ जाते हैं। ठीक, अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसके परिणाम स्वरूप कितने गुरु बीजाणु का जनन होता है, 4 गुरु बीजाणुओं का जनन होता है। मैंने पीछे आपको बताया अर्धसूत्री विभाजन होंगे, 4 गुरु बीजाणुओं का जनन हो जाता है। अब आपको 2 चीजें पढ़नी है। सबसे पहले अब मैं जो बताने चल रहा हूं आपको, यहां पे देखिएगा, यहीं पे हमको पहुंचना है इस डायग्राम तक। ठीक, इस डायग्राम तक आने के लिए सबसे पहले आप देखिए, कोई भी अगर ये अंडाणु है तो उसमें संरचना कैसी होगी, यानी भ्रूणकोश के अंदर थोड़ा सा अगर अध्ययन करेंगे तो गुरु बीजाणु केंद्रक में समसूत्री विभाजन द्वारा 2 केंद्र के यानी न्यूक्लियाई बनते हैं। पहला, ये मान लेते हैं कि एक संरचना है और इसमें ये इसका जुड़ा हुआ भाग है। 1 मिनट के लिए ध्यान से समझेंगे तभी समझ जाएंगे। ये मान लेते हैं कि इसका कोशिकाएं हैं और इसके अंदर क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। ये पहली कोशिका है। इस पहली कोशिका में विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है, हमने आपका समसूत्री विभाजन होंगे। कितनी कोशिकाओं का निर्माण होगा, 2 कोशिकाओं का। तो ये समसूत्री विभाजन हुआ, और इसका जो दूसरा हिस्सा बना, इसको भी ऐसे ऊपर से आप कर लीजिए, 2-2 लेयर बना लीजिए। हम एक लेयर पे बना दे रहे हैं क्योंकि बहुत टाइम टेकन हो जाएगा, हम एक लेयर पे बना दे रहे हैं, आप समझ जाइए। तो आपकी एनसीईआरटी में डायग्राम दिया गया, तो जब 2 लेयर पे होगा तो एक केंद्रक डिवाइड कर जाएंगे, और डिवाइड करके कितनी कोशिकाओं का निर्माण करेंगे, तो आप कहेंगे कोशिकाएं हो जाएंगी कितनी, 2। तो एक कोशिका तो आपकी यहां हो जाती है केंद्रक, एक केंद्रक यहां हो गया, मान लेते हैं ये है एक केंद्रक, और दूसरा केंद्रक यहां पे हो गया, तो आपका दूसरा केंद्रक हो गया। कितने केंद्रक हो गए, 2 केंद्रक 2 हुए, तो इसका मतलब कोशिकाएं भी कितनी विभाजित होकर के हो गई, 2। अगर हम इसकी बात करें तो इससे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं बीजांड काय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बीजांड काय कहते हैं। और बीजांड काय के अंदर ये जो हिस्सा होता है, इस हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं, या ये वाला जो हिस्सा, इस हिस्से को क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, गुरु
गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, ठीक, कोशिका, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका कहा जाता है। अब इसी गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से द्वितीय गुरु बीजाणु द्वितीय कोशिका करेंगे। ये तो प्रथम थी, अब ये द्वितीय कोशिका का निर्माण हो, द्वितीय कोशिका का निर्माण हो गया। फिर से सुनिएगा, हमने कहा कि गुरु बीजाणु के जनन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। बीजांडकाय है, उस बीजांडकाय में पहले एक केंद्रक था, उस केंद्रक में या उस कोशिका में विभाजन हुआ, कोशिकाएं कितनी हो गई, 2 हो गई। अब ये अंदर अंदर ही विभाजन होता है, कोशिकाओं की संख्या क्या हो गई, 2 हो गई। इसके ऊपर भी एक अपना बीजांड वाला ऐसे बना दीजिए, तो ये बीजांड हो गया, थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। बड़ी बड़ी सेलों को थोड़ा डायग्राम से बना लीजिए, एनसीईआरटी में डायग्राम दिया गया, आप देख सकते हैं। तो ये 2 हो गए। अब 2 के बाद क्या होगा, विभाजन हुआ। अब ये विभाजन हुआ तो कितने हो गए, 4 हो गए। कैसे हो गए, फिर इन दोनों में मैंने कहा ना, दोबारा से जब विभाजन होगा तो कोशिकाओं की संख्या कितनी हो जाएगी। प्रथम विभाजन में कितने हुए, प्रथम विभाजन हुआ, समसूत्री विभाजन हुआ तो कितनी कोशिकाएं हो गई, 2। फिर क्रमिक विभाजन हुआ, फिर से जब समसूत्री विभाजन हुआ, क्रमिक द्वितीय। अब यही पे समस्या है, बुकों में सब जगह दिया गया द्वितीय समसूत्री विभाजन होता है, लेकिन कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि वो इतना भ्रमित कर दिए कि द्वितीय समसूत्री विभाजन नहीं होता है, और इस बात का एक्सेप्शनल होगा। आप जाकर के एनसीईआरटी में चेक करेंगे तो वहां दिया गया है कि क्रमिक तौर पे फिर से विभाजन होता है। क्रमिक तौर पे विभाजन मतलब द्वितीय समसूत्री विभाजन होगा, और ऐसा होने से कोशिकाओं की संख्या कितनी हो जाती है, 4। तो जब फिर से इसका विभाजन हुआ, हम यहाँ पे बना दे रहे हैं इसका अगला कार्यक्रम। ए जैसे मान लीजिए ए है, ए बी है, तो सी वाला डायग्राम आपका यहाँ पे है, और कोशिकाओं की संख्या कितनी हो जाती है, सी वाले में आपकी कोशिकाओं की संख्या हो जाती है अब 4। 1 2 3 और 4, इनके बीच में दीवारें बना दीजिए और ऐसे इनको जोड़ दीजिए। कितनी कोशिकाएं हो गई, 4 कोशिकाओं का निर्माण हो गया, ठीक। अब ये 4 कोशिकाएं जो बन गई हैं, ये 4 कोशिकाएं विकसित हो चुकी हैं, और इन चारों कोशिकाओं के अंदर जो बने हुए हैं ये भाई साहब लोग, इनमें आप इनको क्या कह सकते हैं, बीजाणु चतुष्क कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, बीजाणु चतुष्क कह सकते हैं, ठीक। अब बीजाणु चतुष्क, अब सुनिए, मैंने आपसे कहा कि कितने कोशिकाएं थी, 2 कोशिकाएं विकसित होकर के किसका निर्माण कर ली, इतनी। जैसे मैंने यही तो बनाया था भी, ए है, इसमें समसूत्री विभाजन हुआ, 1 हो गया, 2 हो गया, फिर ये कितने हो गए, 4। अब यही कोशिकाओं की संख्या, यहां तक तो हम लोग आ गए, 4 कोशिकाओं का निर्माण हो गया। अब ये 4 कोशिकाओं को हम लोग अगर दूसरे हिसाब से समझे तो इसमें कोशिकाएं कैसे बट गई। अब या इन्हीं 4 को हम लोग देखें तो 4 कोशिकाएं किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, 8 में। किस में बदल जाएंगी, डायरेक्ट अगर करना चाहें तो 4 कोशिकाएं किस में कन्वर्ट हो गई, 8 में कन्वर्ट हो जाएंगी। या ऐसे बनाना चाहते हैं, इसको यहां से नहीं बना पाते हैं तो ऐसे बनाइए, जैसे 2 कोशिकाएं थी, ये 2 कोशिकाएं ऊपर से आया था ना, एक कोशिका से कितनी कोशिका बनी, 2 कोशिकाएं विकसित हुई, 2 कोशिकाएं विकसित होकर के कितनी कोशिकाओं का निर्माण की, 4 कोशिकाएं फिर विभाजित करेंगी, और जब चारों कोशिकाएं विभाजन करेंगी तो कितनी कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा, 8। कितनी कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, 8 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। लेकिन इसी बीच में हो जाता है आपका अर्धसूत्री विभाजन। क्या हो जाता है, अर्धसूत्री विभाजन, और कोशिकाओं में गुणसूत्रों की मात्रा क्या हो जाती है, आधा हो जाती है। तो फिर से हम लोग, ये 4 तो बन चुके थे, 4 वाला इधर बनाते हैं, ठीक। अगर इन 4 को हम लोग यहां पे सिचुएट कर दिए, ये 4 वाले हो गए, ठीक है। 1 सेकेंड रुक जाइए बस, 1 2 3 और 4, ये चारों को हम मान लेते हैं यहां पे बना दिए, और ये चारों का निर्माण हो गया, ठीक। इन चारों के बाद फिर से विभाजन को हम लोग देखना शुरू करते हैं। 2 कोशिकाएं हुई, पहले 1 कोशिका थी, 1 कोशिका में कितनी कोशिकाएं बन गई, 2 कोशिकाएं बन गई। 2 कोशिकाओं से हम लोग समझ रहे हैं खाली, 2 कोशिकाओं से कितनी कोशिकाएं बन गई, 4। 1 2 3 और 4, कितनी कोशिकाओं का निर्माण हो गया, 4 कोशिकाओं का। और यही 4 कोशिकाएं फिर से विकसित होकर के कितनी कोशिकाओं को बना दी, 8 कोशिकाओं को बना दी। कितनी कोशिकाओं का निर्माण हो गया, 4। तो 2 ऊपर विभाजित हुई थी तो 2 ऊपर हो गई, और 2 नीचे विभाजित हुई थी, 2 नीचे विभाजित होकर कितनी कोशिकाएं बना दी, 4। यही 4 कोशिकाएं आगे जाकर के ओव्यूल का स्ट्रक्चर ले लेंगी, और जिसमें से 3 कोशिकाएं कहां चली जाएंगी, एंटीपोडल एंड पे, और 3 कोशिकाएं कहां चली जाएंगी, दूसरे तरफ चली जाएंगी सिनर्जिट एंड पे, और इस प्रकार, और 2 कोशिकाएं कहां आ जाएंगी, बीच में। टोटल कोशिकाएं कितनी हो गई, 8। और यही 8 कोशिकाएं कन्वर्ट होकर के किसका निर्माण करती हैं, मैच्योर ओव्यूल का निर्माण करती हैं, जो आपके सामने यहाँ पे दिखाया गया है। इसकी संरचना अक्सर पूछी जाती।
अगर आप गौर करें और ध्यान दें तो यहां देखिए केंद्रक की संख्या कितनी, 1 केंद्रक, 2 केंद्रक, 3 केंद्रक, 4 केंद्रक, 5 केंद्रक, 6 केंद्रक, 7 केंद्रक, 8 केंद्रक। केंद्रक की संख्या कितनी हो गई, केंद्रक की संख्या हो गई 8। फिर से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, केंद्रक की संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई। और इसी केंद्रक के अंदर अगर ध्यान से देखें कोशिकाओं की संख्या काउंट करें तो 1 कोशिका, 2 कोशिका, 3 कोशिका, 4 कोशिका, 5 कोशिका, 6 कोशिका, 7। तो कोशिकाओं की संख्या कितनी हो जाती है, कोशिकाओं की संख्या हो जाती है 7 और केंद्रक की संख्या हो जाती है 8। आपसे पूछा जाता है कि एक परिपक्व अंडाशय में कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है, तो आप कहेंगे कोशिकाओं की संख्या हो जाती है 7, कोशिकाओं की संख्या हो जाती है 7 और केंद्रक की संख्या कितनी हो जाती है 8, जिसमें से 3 कोशिकाएं किधर हो जाती हैं, आपके एंटीपोडल एंड की तरफ, 3 कोशिकाएं किधर चली जाती हैं, सिनर्जिड एंड की तरफ, और 2 कोशिकाएं क्या हो जाती है, पोलर एंड की तरफ चली जाती हैं। इन्हीं पोलर एंड को हम लोग ध्रुवीय न्यूक्लियाई कहते हैं, तो वहां पे पहुंच जाती हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपका मैच्योर ओव्यूल बन चुका है, आपसे ये डायग्राम पूछा जाता है, आपको ये डायग्राम बताने होंगे कि अगर जब ये कोशिकाएं पूछी जाएंगी तो आप इसे बता सकते हैं, ऐसे बना करके दिखा सकते हैं, इसकी लेबलिंग कर सकते हैं। इसकी लेबलिंग आप हिंदी में भी कर सकते हैं। अगर हिंदी में करना चाहें तो आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है, हिंदी वाले जो लोग देख रहे हैं। इसी को अगर एंटीपोडल एंड की बात करें तो उसे प्रतिविन्यास कहा जाता है। क्या कहते हैं, प्रतिव्यांसात कहा जाता है, प्रतिव्यांसात कहा जाता है। हमको लगता है कि इंग्लिश आसान है, एंटीपोडल आप लिख सकते हैं, ठीक। उसके बाद इसे ध्रुवीय न्यूक्लियाई कहते हैं, ध्रुवीय न्यूक्लियाई कहते हैं, ठीक। और इसको अगर एग सेल को एग सेल अंडकोशिका कहेंगे और उसके बाद नीचे जो है आपकी सहायक कोशिकाएं होती हैं, सिनर्जिड। तो इस प्रकार से पूरा फीमेल गैमेटोफाइट की अगर हम बात करें तो फीमेल गैमेटोफाइट लगभग आपका पूरा हो गया। क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इससे बाहर का कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। अगर आपके कॉन्सेप्ट में आ गया होगा तो आप एक बार अब इसके बाद एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, कोई भी समस्या नहीं होगी, आपका क्लियर हो जाएगा। एक बार पढ़ लीजिएगा, फिर प्रैक्टिस पेपर में जिस प्रकार का प्रश्न पूछा गया होगा प्रीवियस ईयर में उस प्रश्नों को हम लोग करेंगे और उसी प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। परंतु जितने यहाँ पे हमारे टीचटी पिचटी वाले मित्र देख रहे थे उनके लिए हम बता दें कि ये जो चीजें हैं ये चीजें इतनी आसान नहीं जितना आसानी से अभी आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं। इन चीजों में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, कई एंजाइमेटिक चेंजेस होते हैं, कई अंग पे परिवर्तन पाए जाते हैं, लेकिन हाई इंटर स्तर तक के बच्चों के लिए ये सब चीजें बताना उचित नहीं है। चूंकि इस क्लास का मेन मोटो इंटरमीडिएट था, इसलिए ऐसी चीजों को अभी हिडन किया गया है। हम लोग जब अपनी क्लास पढ़ेंगे, गैमेटोफाइट के स्टेज पे आएंगे, वहां पे प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पे हम आपको डिटेल में सारी चीजें बताएंगे। अभी आप एनसीईआरटी के मेंशन पॉइंट के व्यू से या इंटर के सिलेबस के हिसाब से आप इसे पढ़ लें, डिटेल कभी किया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि किसी को कोई समस्या नहीं होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।